आज हम क्लास 10th का 1.1 स्टडी करेंगे। तो 1.1 से पहले आप ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले आप समझेंगे कि मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम देखते हैं। वेरिएबल्स देखिए, बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स में जो हमारे पास लेटर्स आते हैं, जिस तरह एक्स, वाई, जेड, या फिर ए, बी, सी, तो मैथमेटिक्स में ये जो लेटर्स हमारे पास आते हैं एक्स, वाई, जेड या ए, बी, सी, तो इन लेटर्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स। ओके, अच्छा, ये वेरिएबल है। जो लेटर्स हमारे पास होते हैं, लेटर्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये समझ आया होगा आपको। इसके बाद हम समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट, देखिए, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो हिंसे होते हैं नंबर्स, जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर्स हमारे पास है, 5 के बाद 6, 7, 8, इसी तरह, ठीक है। ये नंबर्स को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? जो नंबर्स हमारे पास होते हैं, नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें x की पावर 2 हो, y की पावर 2 हो या z की पावर 2 हो, मतलब वेरिएबल की पावर 2 हो। यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, वेरिएबल पावर 2 हो, मतलब वो इक्वेशंस जिसमें x की पावर 2 हो या y की पावर 2 हो या z की पावर 2 हो, तो उन जो इक्वेशंस है उसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ओके, तो किसी भी इक्वेशन में जब x की पावर 2 होगा, y की पावर 2 होगा या फिर z की पावर 2 होगा, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अच्छा, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं अगले पेज पर। देखिए, ये मेरे पास एक इक्वेशंस है। ये एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, x² + 3x - 2 = 0। अब देखिए, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? देखो, मैंने कहा था कि लेटर्स को हम वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे x आ रहा है, तो x को हम वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए, x के ऊपर पावर कितना है? x के ऊपर पावर 2 है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है। ओके, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, Q.E, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये x के फॉर्म में भी आ सकता है, y के फॉर्म में भी आ सकता है। इस तरह देखिए, y² - 4y + 3 = 0। अब देखिए, इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा है? y, और देखिए y की पावर भी कितना आ रहा है? 2। देखो, मैंने कहा था वो इक्वेशंस जिसमें x की पावर 2 हो या y की पावर 2 हो, तो उस इक्वेशंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अच्छा, अभी हम ये समझेंगे कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया जाए तो हम उसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं।
अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया जाए तो हम उसको 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देयर आर 3 methods to solve a quadratic इक्वेशन। ओके, देखिए आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, जिस तरह ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया जाए, आप उसको 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले तरीके का नाम है फर्स्ट बाय फैक्टराइजेशन। ओके, यस, पहले तरीका जिसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका नाम है बाय फैक्टराइजेशन। ओके, दूसरा तरीका जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उसका नाम है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉरी ये दूसरा है। और तीसरा तरीका जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तीसरे तरीके का नाम है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो ये 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों तरीक़ों से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब हम 1.1 में ये पढ़ेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, 1.1 में हम बाय फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ेंगे। अब 1.1 का पहला सवाल मैं आपके पास लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व बाय सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ओके, अभी जो भी क्वेश्चन आपको देगा 1.1 में, उसका जो पहला सवाल है उसमें आपसे कह रहे कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ओके, आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो पहला सवाल हम देख लेंगे। पहला सवाल आपके पास ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा था जिस इक्वेशन में x की पावर 2 आ जाए उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। ओके, इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करें, जो पहला तरीका है उसी तरीके से सॉल्व करें। तो देखो बाय फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे। चले, पेज ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ।
ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, हल लिखेंगे। एक दफ़ा सवाल को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपने एक काम करना है। देखो बाय फैक्टराइजेशन हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो वहाँ पर आपने खुद से 1 को लिखना है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था तो मैंने खुद से यहाँ पर 1 को लिखा। एक्स स्क्वायर के साथ आपने खुद से 1 लिखना है जहाँ पे कुछ ना हो। आपने एक काम करना है, अब इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है जिसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है इसको आप लास्ट वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, मतलब फर्स्ट नंबर को आप लास्ट से मल्टीप्लाई करो। देखो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को आप लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से जिसके साथ एक्स ना हो। ठीक है, तो पहला नंबर आपके पास क्या है, पहला नंबर आपके पास 1 है और लास्ट नंबर देखो कांस्टेंट 24 है। ये क्या है 24, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो देखो आंसर क्या रहे 24। ठीक है, ये सवाल को मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ फिर से। देखो 1x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देखो 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है लास्ट नंबर से, लास्ट नंबर क्या है 24। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा 24 आएगा। देखें यहाँ पर मैंने लिखा है 1 को मल्टीप्लाई करो 24 से तो आंसर क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है, ये सॉरी है 24, 1 को मल्टीप्लाई करो 24 से तो आंसर कितना आएगा 24 आएगा। अब ये जो आपके पास आंसर आया 24, इसके फैक्टर्स बनाओ। ये रफ वर्क मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके फैक्टर्स बनाओ। एक लाइन ऐसे लगाओ और कुछ लाइंस ऐसे लगाओ। ओके, इसको हम कहते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने का तरीका है, यहाँ पर आप 24 को लिखो। ओके, अब देखिए 24 आपके पास एक इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो ये हमेशा इसके लिए आप 2 को इधर बाहर लिखेंगे। अब 2 का टेबल आप 1 तक पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो 2 1 ज़र 2, फिर 2 2 ज़र 4। ओके, 2 2 ज़र 4। अब देखो यहाँ पे 12 आ गया, 12 फिर देखो इवन नंबर है तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। आप यहाँ पर 2 लिखो, 2 6 ज़र 12, फिर से 6 को आप 2 से कर ले, 2 3 ज़र 6, फिर 3 हमेशा 3 से ही होगा, 3 1 ज़र 3। इस तरह देखो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। ओके, अब 3 सिर्फ 3 से होगा, 3 1 ज़र 3। देखिए हमने 24 के फैक्टर्स बना लिए। 24 के फैक्टर्स क्या है 2 2 2 और 3। ओके, अब आपने एक काम करना है, ये जो 24 के फैक्टर्स है ये सब, इसको आपने ऐसे प्लस माइनस करना है कि आप इसको प्लस माइनस करो तो ये दरमियान वाला 11 आ जाए, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप ये 24 के तमाम फैक्टर्स को प्लस या माइनस करो तो आपका आंसर 20, तो आपका आंसर ये दरमियान वाला -11 आ जाए। ओके, अगर आप ये 24 के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आना चाहिए 24। मतलब ये 24 के फैक्टर्स को आप प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाला नंबर -11 आना चाहिए, और अगर आप 24 के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास फिर से क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो देखो हम इस तरह कैसे अरेंज कर लेंगे इसको। मैं पेन को चेंज करूँ, देखिए हम 11 बनाएंगे, दरमियान वाला जो नंबर है 11 है, ये हम बनाएंगे। ये हम कैसे बनाते हैं, 1x स्क्वायर को आपने सेम उतारना है। ओके, अब 11 कैसे बनेगा, देखो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। देखो अगर हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र
8, यहाँ पर आप 8 लिखो, फिर लास्ट में क्या बच रहा है देखो 3, आप 3 यहाँ पर लिखो। अगर आप 8 और 3 को प्लस करो तो देखो ये 11 हमारे पास आ जाएगा। 8 और 3 कितने होंगे? 11 होंगे। तो देखो मैंने कहा था ना कि आप ये फैक्टर्स को प्लस माइनस करो और ये दरमियान वाला जो आपके पास नंबर है -11x, ठीक है, ये आप ले आओ। तो देखो 8 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 11 आएगा, जो कि दरमियान वाला नंबर है, आपने इसको ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो 11 है इसके साथ माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस। तो आप 8 के साथ भी माइनस लगाओ और 3 के साथ भी माइनस लगाओ। अब आप क्या करेंगे, इस 11 की जगह आप 8 और 3 लगाएंगे ऐसे, -8x माइनस, अब ये 3 को लिखो 3x। देखो मैंने कहा था कि आप 24 के फैक्टर्स को इस तरह प्लस माइनस कर लो कि अगर आप प्लस माइनस करो तो ये दरमियान वाला जो आंसर है, दरमियान वाला जो आपके पास नंबर है -11x, ये आना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई करो ये फैक्टर्स को तो आपके पास क्या आना चाहिए? फिर से 24 आना चाहिए। अच्छा, तो देखो 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 को आपने लिख लिया। अब ये 3 लास्ट में बच गया। 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। ओके। अच्छा, तो आपने क्या करना है, 11 की जगह आपने क्या लगाना है? 8x और 3x। 8 और 3x यहाँ से आ गए। अब लास्ट में देखो 24 बच रहा है, ये वाला 24 ये बच रहा है, इसको आप यहाँ पर लिखो। पेज को मैं आगे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पर x की पावर 2 है। x की पावर 2 का मतलब ये होता है कि आप x को 2 दफ़ा लिखो, इस तरह x इंटू एक्स, फिर क्या आ रहा है? -8x, लास्ट में क्या बच रहा है? -3x प्लस, अच्छा इस 24 को मैं लिख रहा हूँ 3 × 8, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 8 ज़र फिर से 24 होगा। ओके, इज इक्वल टू 0, मतलब ये 24 को आपने तोड़ के लिखना है 3 × 8, क्योंकि 3 8 24, 3 8 ज़र 24। अब आपने एक काम करना है, देखो यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 4 आपके पास नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ये 2 से कॉमन अलग लेंगे और ये 2 से कॉमन अलग लेंगे। कॉमन हम ऐसे लेते हैं, देखो यहाँ पे x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x को हम कॉमन लेंगे, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, x को आपने कॉमन ले लिया, तो देखिए ये वाला x बच रहा है और -8 बच रहा है, तो आप लिखो x - 8। अच्छा, यहाँ से तो आपने कॉमन ले लिया, अब इसका नंबर है। ओके, यहाँ पर देखो 3 रिपीट हो रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो आप -3 को कॉमन ले, 3 का देखो साइन यहाँ पे माइनस है, क्या साइन है यहाँ पे? माइनस है, तो आप यहाँ पर माइनस लिखो। अच्छा देखिए 3 के अलावा, 3 को तो आपने कॉमन ले लिया, 3 के अलावा क्या बच रहा है? x बच रहे हैं, आप लिखो x, ये वाला x, और क्या बच रहा है? 8 बच रहा है। एक बात अपने जहन में रख ली, देखिए बाहर माइनस का साइन है तो ये अंदर वाला जो साइन है ये प्लस, ये माइनस में चेंज होगा। ओके, अगर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला जो प्लस है वो माइनस में चेंज होगा। देखो x - 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x - 8 2 दफ़ा आ रहा है, जो फैक्टर 2 दफ़ा आ जाए उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे कॉमन की शक्ल में। तो देखिए x - 8 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो आप x - 8 को एक दफ़ा लिखिए, एक दफ़ा लिख लिया। इसके अलावा क्या बच रहा है आपके पास? देखिए x - 3, तो आप लिखो x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x - 8 वाला ब्रैकेट और x - 3 वाला ब्रैकेट, ये दोनों किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो आप एक लाइन लगाएंगे, एक तरफ आप लिखेंगे -x - 8 इज इक्वल टू 0, मतलब देखो x - 8 और x - 3 ये दोनों किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे? x - 8 को भी 0 के बराबर लेंगे और x - 3 को भी 0 के बराबर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमने पहले ही पढ़ा था कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व का मतलब x की वैल्यू को मालूम करो, मतलब x को अकेला छोड़ो, x की वैल्यू मालूम करो, x की कीमत। एक बात याद रखें, देखो ये 8 का साइन माइनस है, क्या है? 8 का साइन क्या है? माइनस। अगर आप इसको इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा +8।
तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है 8, प्लस को हम नहीं लिखते हो क्या, x की वैल्यू है 8। अब यहाँ पे देख लें x की वैल्यू मालूम करेंगे, ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है। अगर हम इसको इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 3 क्या बनेगा +3। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 है। तो देखो ये जो प्रोसीजर था, ये जो तरीका था, इसको हम कहते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पर x का पहला वैल्यू में 8 मिल गया और दूसरे वैल्यू में क्या मिल गया 3 मिल गया। फिर आप लास्ट में ये लिखो देयर फॉर सोल्यूशन सेट, एस का मतलब सोल्यूशन सेट। ओके, अब यहाँ पर सोल्यूशन सेट का मतलब आपका आंसर, आपका पहला आंसर क्या है 8, आप यहाँ पर लिखो 8, दूसरा आपके पास क्या है 3, यहाँ पर आप लिखो 3, यही आपका आंसर है। ओके, तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का तरीका था। ओके, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तमाम इसी तरीके से होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम था किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बता दें। अगर आपसे सॉल्व हो सकते थे तो आप फिर भी मुझे कमेंट में बता दें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर हम फिज़िक्स के लेक्चर्स देखेंगे 10th क्लास के। ओके, बाय।